हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है वो कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है और उनका जो इंग्लिश का पेपर है उससे उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस पेपर, जिसका कि हम यहाँ सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें जिन भी क्वेश्चंस को रखा गया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं याद, तो आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए बच्चों, और साथ में मैं जो जो आंसर आपको बता रही हूँ उनको एक अच्छे से कॉपी में नोट करके आप अच्छे से स्पेलिंग सहित याद कर लीजिए, ताकि इन आंसर्स में से आपका एक भी नंबर ना कट पाए। ये जो है ये इस वीडियो का पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब उसके बाद इस वीडियो के बाद आपको पार्ट नंबर सेकंड देखने को मिलेगा। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम ये वाला जो सेट है उसको आधा कवर कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें जो सेक्शन नंबर फर्स्ट है उसमें पहले आपको क्या दिया गया है, पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको ये पैसेज पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये जो है ये भोला वाला पैसेज है और ये आपके ब्रिज कोर्स से आया है। तो यहाँ पे पहला है हु वांटेड टू सॉ वीट, तो इसमें जो आ जाएगा भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड। यहाँ तक जो है वो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हु डिड भोला मीट फर्स्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे पहले कौन मिला था, दीनानाथ मिला था। उसके बाद थर्ड नंबर का है डिड दीनानाथ हेल्प भोला, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, नो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो। दीनानाथ ने भोला की मदद नहीं की थी। ठीक है। हु वर भोलास अदर फ्रेंड्स, तो भोला के अदर फ्रेंड कौन कौन थे दीनानाथ के अलावा, एक कौन था, चंदन। ठीक है, चंदन के बाद पप्पू। ठीक है, तो यहाँ पे चंदन और पप्पू जो थे वो और भोला के अदर फ्रेंड्स थे। फिर है व्हेन डिड भोलास फ्रेंड्स शाउट यस, भोला के जो दोस्त थे उनने कब हाँ चिल्लाए, जब जब भोला गया कि क्या तुम मेरी फसल उगाने में या फसल या खेती करने में मदद करोगे, तो सभी ने नो बोला। लेकिन क्या हुआ जब भोला ने सभी से पूछा कि क्या तुम जो गेहूं का हलवा है वो मैंने बनाया और खाने में मदद करोगे, तो सभी हाँ चिल्लाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भोला, यहाँ पे आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा, ऑल ऑफ देम शाउटेड यस। तो ये पांचवे का आंसर हो जाएगा कि जब उसके जो बैग यानी कि बोरे जो थे वो गेहूं से भरे थे, तो उसने सारे दोस्तों से पूछा कि क्या तुम गेहूं का हलवा खाने में मेरी मदद करोगे, तो सारे दोस्त चिल्लाए हाँ। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। यहाँ पे जो पैसेज था वो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर पैसेज नंबर सेकंड है ललिता वाला। तो ललिता वाले पैसेज में हम देखेंगे यहाँ पे कि वॉट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो फर्स्ट लाइन में ही है ललिता ने अपने गार्डन में जो था वो बीज डाले थे। ठीक है, सीड यानी होता है बीज। वॉट डिड शी नॉट अलाउ, वो किसको नहीं आने दे रही थी अपने पौधों के आसपास, तो इंसेक्ट्स नियर प्लांट, उनको वो नहीं आने देना चाहती थी ताकि वो पौधों को ख़राब ना करें। वॉट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, तो कंपोस्ट, उसने जो प्लांट है उनके नीचे क्या डाली थी, खाद डाली थी। कंपोस्ट मतलब खाद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू टीनी, टीनी का मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है, वॉट वर द सिस्टर हैप्पी, जो बहनें थी वो क्यों खुश थी, बिकॉज a tomato grew in their garden। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये सारे आंसर आपको पैसेज में ही दिख जाएंगे। ठीक है ना।
उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। यहाँ पे भी आपको फिर से पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, पैसेज में क्या पूछा गया है कि वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, तो यहाँ पे होगा अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड का है व्हाट डिड ही फाइंड, उसको क्या मिला, तो ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, उसको एक पेड़ मिला। फिर थर्ड क्या है, हाउ डिड द ट्रैवलर फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जब उसको एक ग्लास मिला ठंडे पानी से भरा तो उसको कैसा फील हुआ, तो द ट्रैवलर वॉज हैप्पी, ये हो जाएगा कौन से का आंसर, थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ क्या है, हु गेव फ्रूट्स टू ट्रैवलर, कौन दे रहा था उसको फ्रूट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्री, ट्री लिख देना आप। ठीक है, ट्री के बाद फिर गेव फ्रूट्स टू ट्रैवलर, कौन दे रहा था, एक जादुई पेड़ था जो उसको फ्रूट और पानी दे रहा था, तो हु की जगह पे आपको ट्री लिखना है। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही का वैसा ही रहेगा। ट्री लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे गेव फ्रूट्स टू ट्रैवलर, हु की जगह पे सिर्फ ट्री लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद फिर पांचवा क्या है, व्हाट डिड द ट्रैवलर डू बिफोर कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी, उसने जो मतलब जर्नी है, यात्रा है, शुरू करने से पहले क्या किया, तो ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने जो पेड़ है उसको धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा को शुरू किया, कंटिन्यू किया। पांचवे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे पैसेज नंबर सेकंड। यहाँ पे 26 मार्च 1974 के बारे में है, जब चिपको मूवमेंट हुआ था। तो देखिए पहला क्या है, इधर आपको फिल इन द ब्लैंक है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 26 ऑफ मार्च 1974, ये आपका पहला हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, द इंसिडेंट हैपन इन, कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के, तो ये हो जाएगा यहाँ से चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड वाले का हम देखेंगे, यहाँ पे सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेज, सबसे पहले वुड कटर्स को किसने, यानी लकड़ी काटने वालों को किसने देखा था और विलेजर्स को इन्फॉर्म किया था, तो लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आ विलेज गर्ल, एक गांव की लड़की ने सबसे पहले देखा था और सारे गांव वालों को इस बात की जानकारी दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे है फोर्थ वाला, द वुमेन, यहाँ पे ब्लैंक द ट्री टू प्रोटेक्ट दैम, जो औरत है उसने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा हग्ड, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पेड़ों को गले लगा लिया था, तो क्या हो जाएगा वुमेन हग्ड ट्रीज टू प्रोटेक्ट दैम। ठीक है, तो ये वाला वर्ड हो जाएगा यहाँ पे चौथे का आंसर। फिर पांचवा, द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वॉज, जो लीडर थी वो कौन थी, तो गौरा देवी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये लिखा है देयर लीडर, तो ये गौरा देवी जो थी, गौरा देवी यहाँ पे इसका फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पे है रीड द फॉलोइंग पैसेज टू मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, इसको मैं आपको नोट बनाना है और साथ में टाइटल देना है। देखिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, साथ में आप पूरा कम्प्लीटली इसको देखिए, आपकी कम से कम 75% क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेट नंबर सेकेंड भी आएगा, तो सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए। और चलिए फिर उसके बाद हम यहाँ पे नोट देखते हैं। तो ये देखिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो टाइटल है वो क्या हो जाएगा, बायोगैस। नोट कैसे बनाओगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे फर्स्ट नंबर की, ये 1 नंबर की हेडिंग है, बायोगैस इज अ मिक्सचर। फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में आप यहाँ पे 4 गैसेस के नाम लिखोगे, ये अभी मैं बता दूंगी, ये सब आपको पैसेज में ही मिलेगा। सेकेंड, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 3 पॉइंट यहाँ बना देंगे। और थर्ड वाला बायोगैस इज, तो ये सारे जो पॉइंट है वो अभी पैसेज से ही हमें देखने मिलेंगे।
देखिए अब मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये दिए हैं 3 गैसेस के नाम यहाँ पे, 3-4 गैसेस के। उसके बाद यहाँ पे जितने भी तरीके की चीज़ें दी हुई हैं वो सारे जो भी पॉइंट थे वहाँ पे वो सारे यहाँ पे आपको इसी के ही अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसके नोट और साथ में टाइटल लिख लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो यहाँ देखिए सिक लीव की आपकी एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल। आपको यहाँ स्कूल का नाम डालना है जो भी है, फिर शहर का नाम, फिर एप्लीकेशन फॉर लीव। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं जो हूँ वो बुखार से पीड़ित हूँ सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, हाँ NIGHT नाइट है, मतलब कि पिछली रात्रि से। आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल। मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 20 से 22। यहाँ पे आपसे देखिए यहाँ 3 दिन के लिए, 2 दिन की पूछी जाए तो 20 से लेके आप कितने तक कर दोगे, यहाँ पे 21 तक, 21। ठीक है, ST और जोड़ देना सितंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे डेट जो भी है वो डाल दो, योर ओबीडियंटली, नहीं तो यहाँ पे फेथफुली, जो भी आपको लिखना वो लिख के यहाँ पे आपको फिर नीचे नाम और क्लास लिख देना है। फिर इसके और में क्या है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि यू आर राहुल, तुम राहुल हो, यहाँ यहाँ रहते हो इस स्कूल के पीछे। अब आपको लेटर लिखना अपने फ्रेंड को अटेंड करने के लिए आपकी बहन की शादी। तो आपको ऊपर अपना नाम एड्रेस सब यही का यही डालना है। उसके बाद लेटर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका लेटर हो गया। आपको यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपके पेपर के हिसाब से डालना है। ठीक है, नीचे आपका नेम जो है वो राहुल लिखना है, यहाँ राहुल ही लिखा है। ये देखिए हाँ यही है, यही वाला एप्लीकेशन है। तो यही का यही एड्रेस आप डाल देंगे क्योंकि ऊपर भी यही डाला है। फिर नीचे जो एप्लीकेशन है वो सॉरी लेटर जो है वो आप लिख देंगे, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यू विल बी glad to know that the marriage of my elder sister had been fixed। मतलब कि उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन की शादी सेट हो गई है। द सेरेमनी विल बी टेक प्लेस ऑन 30 दिसंबर। 30 दिसंबर में जो है वो शादी है। यू शुड कम अर्लियर, तुम जल्दी आ जाना। मदर रिमेंबर्ड यू एंड आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म एंड इन्वाइट यू एज शी कंसिडर्स यू ऑल्सो एज हर सन। मेरी माँ तुम्हें अपना ही बेटा मानती है, इसलिए मेरी माँ ये चाहती है कि तुम जल्दी पहले से आ जाओ शादी में। सो प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके आ जाना। देयर आर लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स, यहाँ बहुत सारी तैयारियाँ करना है टू बी डन एंड आई वुड नीड योर हेल्प एंड असिस्टेंस। तुम्हारी मुझे मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट योर अराइवल। अपने आने का जो भी समाचार हो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करना, यानी कि सूचित करना। योर लविंग फ्रेंड। ठीक है, अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा। आपको ऐसे आर्टिकल या पैराग्राफ लिखना है। तो एन इंडियन फेस्टिवल पे हम ऐसे देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, हाउ सेलिब्रेटेड, कैसे मनाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4th पॉइंट आपका होने वाला है वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी जी जो देवी जी हैं उनकी पूजा की जाती है। इम्पोर्टेंस यानी कि इसका क्या महत्व है। फॉर ऑल पीपल, सारे लोगों में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद अलग अलग लोगों में इसका क्या महत्व है। फिर कंक्लूजन यानी कि यहाँ पे लास्ट में क्या निष्कर्ष इससे निकलता है। तो ये था आपका ऐसे इसको स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। यहाँ पे आपको पिक्चर कंपोजिशन करना है नीचे दिए गए ये जो 4 पिक्चर है उनके हिसाब से। तो वो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या लिखना है, बहुत ही इजी मैं बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे ईट हेल्दी यानी अच्छा खाओ लिखा है। रेगुलर एक्सरसाइज यानी रोज़ एक्सरसाइज करो। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखा है डोंट स्मोक और यूज़ तम्बाकू, मतलब कि ना तो सिगरेट पियो ना ही तम्बाकू खाओ, और रेगुलर एक्सरसाइज रोज़ एक्सरसाइज करो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो वी शुड ईट हेल्दी फूड। बस वी शुड आपको जोड़ना है, मैंने बहुत आसान यहाँ पे निकाला है। ठीक है, वी शुड ईट हेल्दी फूड। फिर वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, तो इसमें भी क्या लगा देना है आपको, वी शुड डू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वी
यहाँ पे क्या होगा, वी शुड नॉट स्मोक और यूज़ तम्बाकू। यहाँ पे डोंट की जगह वी शुड नॉट लग जाएगा, इतना जुड़ जाएगा, वी शुड नॉट। फिर थर्ड बारे में, डू रेगुलर चेकअप्स टू लिव हेल्दी। ठीक है, दीज हैबिट्स कैन कीप अवर सेल्फ्स फिट एंड हेल्दी। ये आदतें अवर सेल्स यानी हमें कीप यानी रख सकती हैं फिट और हेल्दी यानी कि स्वस्थ हमें रख सकती हैं ये सारी आदतें। देखिए, जितना सरल मैंने आपको समझाया है और एक एक शब्द का मतलब बताया उतना आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके जाइए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए होगा उमर प्लांट्स, इसमें प्लांट में एस लग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उमर एक सिंगुलर नंबर है तो इसमें एस लग जाएगा। ठीक है, वो अपने स्कूल के गार्डन में उसने जामुन के बीज बोए थे। फिर उसके बाद आई वॉश माई हैंड, इसमें हो जाएगा बिफोर, मतलब आई हैव लंच, मुझे खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए। तीसरा द वुमेन नॉट गो, तो इसका हो जाएगा डू नॉट गो, डू लग जाएगा। ठीक है, नॉट भी कैसा हो जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा। डू नॉट गो बैक, ये नेगेटिव बनाना था। फिर चौथा है इंग्लिश एंड हिंदी, इज आएगा या आर आएगा, तो देखिए यहाँ आर आएगा, क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दो हैं, इसलिए आर आएगा, क्योंकि आर काय के साथ लगता है, बहुवचन के साथ। फिर उसके बाद द किंग वॉज रिच बट द सर्वेंट वर, जो राजा है वो अमीर है लेकिन नौकर कैसे हैं, तो इसका अपोजिट लिखना है। तो रिच का अपोजिट क्या होगा, पुअर। ठीक है, POOR, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद छठवा है शरद, वॉचिंग टीवी वैन द पावर वेंट ऑफ, लाइट चली गई जब शरद टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पे आठवां है, आठवां में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सही शब्द का चुनाव करके लिख लेना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से उठा के आपको सही उत्तर लिखना है। पहला है मध्य प्रदेश इज़ द सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, जो मध्य प्रदेश है वो दूसरा बड़ा राज्य है भारत का। K2 इज़ द ब्लैंक माउंटेन इन इंडिया, जो K2 है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लंबी, टॉलेस्ट जो है चोटी है इंडिया की। मरीना विद अराउंड 13 किलोमीटर इज़ ब्लैंक बीच इन इंडिया, तो ये होगा लॉन्गेस्ट, जो मरीन है वो सबसे बड़ा बीच है इंडिया का, 13 किलोमीटर लंबा। फिर है मौसिन राम इज़ द स्टेट ऑफ मेघालय इज़ द ब्लैंक प्लेस इन इंडिया, जो मेघालय है वो सबसे ज़्यादा कैसा प्लेस है, वेटेस्ट यानी गीला, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पांचवा है वाराणसी इज़ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द ब्लैंक सिटी इन द वर्ल्ड, जो वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश की सबसे, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है वो सबसे पुरानी जो है सिटी है दुनिया की। तो ठीक है, पुरानी को इंग्लिश में ओल्डेस्ट बोलेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि ये सारे मैंने यहाँ पे 5 आपको कंप्लीट करवा दी। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर डी पे। सेक्शन नंबर डी में वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को जो बुक है वो कहाँ पे मिली थी, तो हो जाएगा इन हिज हाउस, उसको अपने घर में मिली थी। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन पोएट, जो पोएम है उसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, जो एवलिन है वो अपनी म्यूजिक से क्या फैलाना चाहती थी, खुशी यानी हैप्पीनेस। ठीक है, फोर्थ है हु ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, जो विंडो के गेट हैं, जो खिड़की के जो पल्ले हैं उनको कौन तोड़ता है, तो विंड यानी पवन। क्या आपको फर्स्ट वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपके सारे 9 क्वेश्चंस जो हैं, तो उनमें जो भी पैसेज हैं और जो भी एक्सरसाइज हैं वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, जो भी ग्रामर है उसको भी समझाया है। यदि आप वो देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि इंग्लिश भाषा कठिन लगती हो तो मिडिल एजुकेशन के साथ बने रहिए, और साथ में जो मॉडल पेपर मैं आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से आप हल कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिसमस से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, पैसेज है। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड से लेके एवरी ईयर तक। ठीक है, क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर में मनाया जाता है। फिर व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विद,
जो पीपल हैं वो ट्री को काय से डेकोरेट करते हैं। तो सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से, पीपल डेकोरेट ट्री विद गिफ्ट कैंडल्स एंड लाइट्स। ठीक है, ये सेकंड वाले का आंसर। फिर थर्ड वाले का है व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। कुछ लोग सेंटा क्लॉज जैसे ड्रेस पहनते हैं और चिल्ड्रन यानी बच्चों को गिफ्ट देते हैं। फिर व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, लोग क्या मतलब देते लेते हैं। तो पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट, तो वो गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद इसके अथवा में है ये फ्रेंड वाली पोएम। तो यहाँ पे देखिए, माय फ्रेंड एंड आई हैव, तो यहाँ पे हो जाएगा माय फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर। टुगेदर के पहले फन आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर पोएम में ही लिखा है। फिर वी लाफ एंड, तो वी लाफ एंड प्ले, ये देखिए यहाँ पे प्ले लिखा है, तो सेकेंड वाले में प्ले आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वाले में वी ब्लैंक एंड फाइट, तो वी यहाँ पे क्या होगा, एंड फाइट नहीं, हाँ ये वी ईट एंड फाइट, ये देखिए ईट, EAT ईट आ जाएगा थर्ड वाले में। फिर वी ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑल डे, तो वी सिंग एंड डांस ऑल डे। तो ये तो आपको सीधा देख के लिखना था, तो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कोई 6 क्वेश्चन के आंसर देना, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी ताकि आपको इतनी आसान भाषा में इंग्लिश कोई भी नहीं समझाएगा। यदि आप इंग्लिश इसी चैनल से पढ़ते हैं और यदि आप मेरे जो भी मॉडल पेपर हैं या क्लासेस हैं उनको पूरे तरीके से देखते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। साथ में चैनल पर भी जाके आप ग्रामर के वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आर्टिकल्स और अलग अलग डिटर्मिनर्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन से विषय मार्गी और टॉमी पढ़ते थे। तो ये रहा इसका आंसर, मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ती थी। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और टॉमी इतिहास और गणित पढ़ता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज टेली बुक। टेली बुक क्या है। A book can be displayed on a television screen is called टेली बुक। ऐसी बुक जिसे टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है तो उसे टेली बुक कहा जाता है। थर्ड है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड यू फाइंड स्ट्रेंज। ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि आश्चर्यजनक लग रही थी बुक के बारे में। द थिंग्स अबाउट द बुक फाउंड स्ट्रेंज वर दैट, ऐसी चीज़ें जो आश्चर्यजनक लग रही थी वो क्या थी। द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली, जो पेज थे वो कैसे थे, पीले थे और मुड़े हुए थे। एंड दैट द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, इतना यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और जो शब्द थे वो कैसे थे, एकदम स्थिर थे, हिलने डुलने की बजाय। तो आपको कहाँ से लिखना है, दा से लेके यहाँ पे मूविंग तक आपको लिख लेना है, ठीक है। दा से लेके मूविंग तक आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई सहपाठी या साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे। तो आंसर हो जाएगा, मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम से ही अगला जो था कमरा वो स्कूल का था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, तो उसका कोई भी साथ में पढ़ने वाला छात्र या फिर कोई दोस्त ऐसा नहीं था जो उसके साथ पढ़ता हो। फिर क्या है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी। यदि आपको आंसर अच्छे समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मुझसे इंग्लिश पढ़ना कैसा लगा। एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जो एवलिन थी वो म्यूजिक कैसे सुनती थी, अपने अलग अलग जो भाग हैं शरीर के उन पे एक तरीके से महसूस करके। When Ron Forbes turned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, जब रॉन फॉब्स जो कि उनके तबला वादक टीचर थे उनने बोला कि तुम अपनी बॉडी से इसको महसूस करो, शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। उसने ऐसा फील किया कि वो जो बड़ा ड्रम है उसको, ऊंचा वाला जो ड्रम है उसको वो अपनी जो वेस्ट है, कमर है उसके ऊपरी हिस्से से, और लोअर ड्रम नीचे वाले ड्रम को वेस्ट के यानी कि कमर के नीचे के हिस्से से सेंस यानी महसूस कर पा रही है। फिर है यहाँ पे, वेयर हैड एवलिन गॉट एडमिशन टू लर्न म्यूजिक। एवलिन को म्यूजिक सीखने के लिए कहाँ एडमिशन मिला था या उसने लिया था।
इसका आंसर है एवलिन वॉज 17 ईयर ओल्ड वैन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। उसको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिला था लंदन में, जब वो कितने साल की थी? 17 साल की थी। फिर उसके बाद है यहाँ पे वॉट हैड हैपन वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? Tommy's teacher was taken away for nearly a month because the history sector had blank out completely। एक बार टॉमी के टीचर को दूर ले जाया गया था क्योंकि उसके हिस्ट्री का जो भाग है वो खाली हो गया था। आपको पता है कि टॉमी और मारी का टीचर मैकेनिकल टीचर था, यानी एक यांत्रिक शिक्षक, मतलब एक कंप्यूटर, तो उसका जो हिस्ट्री का भाग है वो खाली हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको कोई दो करना है। पहला है वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ। पोएट ने खुद को कहाँ पाया? तो ये है इसका आंसर। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉक इन द पाथ। उसने अपने आप को दो राह पे खड़ा हुआ पाया। ही इज इन द प्रॉब्लम एज ही मस्ट चूज वन पाथ। उसको एक समस्या थी कि उसको किसी ना किसी एक रास्ते का चुनाव करना है। एंड ही इज अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज। और वो असमर्थ था ये जानने में, डिसाइड करने में, निर्णय लेने में कि उसको वो कौन सा रास्ता चुने। फिर उसके बाद सेकंड है व्हाट डज द विंड गॉड डू। जो पवन देवता है वो क्या करते हैं? जो वायु देवता है। द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज। जो वायु देवता है वो कमज़ोर घरों को तोड़ देते हैं। दरवाजे जो कमज़ोर हैं उन्हें, खिड़कियाँ जो लकड़ी है, वो जो शरीर हैं, बॉडीज़ यानी लाइफ्स यानी जो जिंदगियाँ इस जीवन है, कमज़ोर हार्ट्स यानी जो दिल है कमज़ोर, एंड देन क्रशेज देम ऑल, और उन सबको कुचल देते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या क्या वो तोड़ देते हैं? हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइफ्स एंड हार्ट्स, एंड देन क्रशेस देम ऑल। फिर है व्हाट डज द विंड डू विद द बुक्स। जो विंड है, हवा है, वो बुक्स के साथ क्या करती है? तो ये आंसर है द विंड टीयर्स द पेजेस ऑफ एंड थ्रोज देम डाउन फ्रॉम द बुक शेल्फ। ये जो है वो पन्ने पूरे फाड़ देती है और साथ में बुक्स को बुक शेल्फ यानी कि जो जहाँ पे किताबें रखी रहती हैं वहाँ से नीचे गिरा देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में भी 3 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज इन ऑन हिज वे टू द फेयर। ये दूसरी वाली बुक से है आपका, कि जो बच्चा था उसने मेले में क्या देखा, मेले के रास्ते में। तो इसका आंसर है ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज। इस रास्ते में बच्चे ने खिलौने देखे, बलून यानी गुब्बारे देखे, डिफरेंट कलर्स के, मतलब अलग अलग रंग के, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला या हार देखा, स्विंग यानी झूला देखा, एंड स्नेक चार्मर, जो सांप को पकड़ने वाला सपेरा रहता है वो देखा, जो बीन बजा रहा था, प्लेइंग द फ्लूट। उसके बाद ही गेट्स अट्रैक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स सो ही लैग्स बिहाइंड। वो बहुत सारी चीज़ों को देख के आकर्षित हो गया था। फिर सेकंड क्वेश्चन है हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड। जो गुमा हुआ बच्चा था उसको किसने उसका रेस्क्यू किया, उसे किसने बचाया? व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। और उस व्यक्ति ने उस बच्चे को क्या खरीदने का ऑफर दिया? अ मैन गोइंग टू द टेम्पल रेस्क्यू द चाइल्ड। एक आदमी जो कि मंदिर गया था उसने बच्चे को बचाया। ही ऑफर टू बाय बलून्स। उसने उसको गुब्बारे, गार्लैंड यानी माला, एंड स्वीट्स और मिठाई, टू द चाइल्ड ये सब चीज़ें ऑफर की बच्चे को। ही केप्ट क्राइंग फॉर हिज मदर एंड फादर। लेकिन वो लगातार रो रहा था अपने माता और पिता के लिए। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और यदि पीडीएफ हो जाता है इजीली तो आप कर लीजिए, नहीं तो सारे आंसर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है व्हाट प्ली डिड द चाइल्ड फाइनली मेक टू हिज पेरेंट्स। उसने आखिर में अपने जो माता पिता उसके सामने क्या रिक्वेस्ट की, क्या एक अपील की अपने माता पिता से? The child finally pleaded with his parents to let him go on the ride on the round boat. Sadly this plea was not heard because his parents were not standing behind him. उसने क्या की कि जो गोल गोल घुमावदार झूला है उस पर उसको एक सवारी करवा दी जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो पीछे नहीं थे। ही हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम देम। वो उनसे अलग हो गया था, एंड हैंस दे कुड नॉट हियर हिम। और इसलिए वो उसके जो माता पिता थे उन्होंने उस लड़के की बात नहीं सुनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर के आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में क्या वर्णन किया?
टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट। टॉमी ने कहा कि जो ओल्ड स्कूल है, पुराने स्कूल है, वो अलग थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास अपनी विशेष इमारत थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई के लिए जाते थे। दे लाफ्ड, वो हंसते थे। एंड शाउटेड, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में। दे एंजॉय टाइम टुगेदर, वो एक साथ टाइम को बहुत मज़े से व्यतीत करते थे। लर्न लेसन्स टुगेदर इन द क्लासरूम, और एक साथ सारे जो पाठ है उनको पढ़ते थे क्लासरूम के अंदर। फिर है वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मार्गी जो स्कूल से नफरत क्यों करती थी और वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुराने जमाने के स्कूल थे उनमें बहुत मजा आया करता होगा। मार्गी हैड ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। द पार्ट शी हेटेड द मोस्ट वॉज इंसर्टिंग हर टेस्ट पेपर एंड होमवर्क इन द स्लॉट ऑन हर मैकेनिकल टीचर एंड राइटिंग हर आंसर इन पंच कोड। उसको सबसे बुरा जो भाग है वो ये लगता था कि उसको मैकेनिकल टीचर उसका होमवर्क चेक करता था और एक खाने में उसको उसको डालना पड़ता था पंच कोड के साथ। ये सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट था। और शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट बी क्वाइट एंजॉयबल, उसको लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते होंगे। स्टूडेंट वुड हैव बीन लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्टूडेंट जो है वो मतलब मज़े करते होंगे, खेलते चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में। प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलते होंगे। द स्टूडेंट वुड हैव बीन लर्निंग द सेम थिंग, और जो स्टूडेंट है वो सारे एक सी चीज़ सीखते होंगे। दे कुड देयर फॉर हेल्प वन अदर, और इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते होंगे। देयर होमवर्क, अपने गृह कार्य को पूरा करने में। कुड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर पाते होंगे। द टीचर्स टू वर ह्यूमन बींग, और जो मतलब टीचर शिक्षक भी थे वो इंसान हुआ करते थे। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आप हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में भी लिख सकते हो वाई डिड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इतना लिख लेना आंसर, फिर उसके बाद इसका जो आंसर है पैराग्राफ चेंज करके अभी मैंने जो बताया उसमें आप ये वाले का आंसर भी लिख सकते हो। फिर थर्ड वाला है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, मार्गी जोग्राफी यानी कि भूगोल में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी। वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने, क्षेत्र निरीक्षक ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। मार्गी वॉज रिपीटेडली फेलिंग इन जोग्राफी, वो बार बार फेल हो रही थी भूगोल में। शी वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी, वो बुरा प्रदर्शन कर रही थी। बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्टेड टू अ हायर लेवल, क्योंकि जो जोग्राफी का सेक्टर था, भाग था, वो कंप्यूटर में उच्च स्तर पर सेट था। द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प मार्गी बाय स्लोइंग डाउन द सेक्टर ऑफ द जोग्राफी अप टू हर लेवल, तो जो क्षेत्र निरीक्षक आया था जो आदमी, उसने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन यानी धीमा कर दिया था उसके स्तर के अनुसार। इस तरीके से काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, और सेकंड वाला है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। तो यहाँ पहले में आपको द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया लिखना है, दूसरे में विंड का। तो द रोड नॉट टेकन का मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज द स्पीकर इज कन्फ्रंटेड विद टू रोड्स एंड हैज़ टू मेक अ चॉइस एज टू विच रोड ही शुड टेक। यहाँ पे क्या है कि मूल भाव ये है कि जो व्यक्ति है वो यहाँ पे दो रास्तों का सामना करता है और उसे चुनाव करना रहता है कि उसे कौन सा लेना चाहिए। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन बीइंग आर डिफाइंड बाय चॉइसेस दे फेस एंड द चॉइसेस दे मेक। लेकिन कविता का मेन जो भाव है वो क्या है कि मनुष्य जिन विकल्पों का सामना करते हैं और जो विकल्प चुनते हैं उन्हें ही जिंदगी में आगे उनको उसका ही एक रिजल्ट सामने आता है। फिर विंड का है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड बी स्ट्रांग इन आवर माइंड एंड बॉडी, हमें अपनी बॉडी और माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहिए। द विंड विल बी आवर फ्रेंड, तो जो पवन है वो हमारा दोस्त बन जाएगी। व्हेन वी आर स्ट्रांग, जब हम मजबूत हैं। हेयर द विंड रिप्रेजेंट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस वी फेस इन आवर लाइफ। यहाँ पे जो वायु है, पवन है, उसको जो कवि है वो क्या संकेत करता है कि वो हमारी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयाँ और जो भी संघर्ष हमें चुनौतियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनको विंड के रूप में बताया गया है, और जिनको की सामना हम अपनी जिंदगी में करते हैं। वी शुड फेस दैम ब्रेवली, इसलिए उन समस्याओं का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए। तो जो विंड वाली कविता है वो इस पर बेस्ड है कि जो वायु है वो कमजोर लोगों को तोड़ देती है, इसी प्रकार जो चुनौतियां हैं, कठिनाई, वो भी कमजोर व्यक्तियों को मतलब एक तरीके से बहादुरी से जो सामना नहीं करते उनको तोड़ के चली जाती हैं। फिर है व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर।
The two roads stand for the choices that one has to make in his life. जो दो रोड है वो इस चीज़ को दर्शाती हैं कि हर इस एक व्यक्ति को जिंदगी में एक ना एक चीज़ का निर्णय लेना पड़ता है. We have to make choice of path to reach our destiny. हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है. फिर है 16. इसमें भी आपको कोई एक लिखना है. उसका पहला है हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ द जगलर. जो एक बाजीगर टाइप का था जो अलग अलग करतब दिखा रहा था, उसके सामने बच्चे ने कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया दी. The child react in front of the juggler can be described as a mix of excitement, awe and fascination. एक तरीके से वो मंत्र मुग्ध टाइप का हो गया था, साथ में बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी उसके अंदर. The child is completely captivated by the juggler's skill and performance. वो एक तरीके से पूरे तरीके से खो गया था और उसके एक वश में हो गया था. उसका जो स्किल है, करतब दिखाने का जो एक कौशल है, क्षमता है, और उसने जो प्रस्तुति दी थी उसके माध्यम से. फिर क्वेश्चन सेकंड है वाई डिड द चाइल्ड नॉट से फॉर लॉन्ग नियर द स्नेक चार्मर. स्टे क्यों नहीं कर पाया था, रुक क्यों नहीं पाया था देर तक जो स्नेक चार्मर है, जो स्नेक यानी सांप पकड़ने वाला है, उसके सामने. The child saw the snake charmer playing on a flute to a dancing cobra. उसने देखा कि कोबरा के सामने बीन बजा रहा है जो सांप पकड़ने वाला. The child was attracted by it. जो child है वो इसके साथ आकर्षित हो गया. But he did not stay there for a long because his parents had forbidden him to hear such coarse music as the juggler. ये जो चार्मर प्ले कर रहा था म्यूजिक, तो उसके जो माता पिता हैं उनकी वजह से वो वहाँ पे बहुत देर तक नहीं रोक पाया. फिर लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड मीट अ काइंड हार्टेड पर्सन इन द फेयर. जो दयालु व्यक्ति है वो मेले में कैसे मिला बच्चे को. तो यहाँ हो जाएगा कि अ काइंड हार्टेड पर्सन कहाँ कैसे मिला. तो ही मेट द काइंड हार्टेड पर्सन नियर द श्राइन. एक जो मतलब कब्र टाइप की थी उसके पास वो मिला. और द मैन सॉ द चाइल्ड इन द क्राउड. और जो व्यक्ति है उसने उसको भीड़ में देखा था बच्चे को. तो यहाँ श्राइन का मतलब मकबरा, समाधि ये होता है. तो उसी के पास ये मिला था. तो ये था आपका पूरा फुल पेपर का सॉल्यूशन. अब यहाँ पे जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और पार्ट 2 को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सेट के साथ, जो प्रैक्टिस पेपर है उसके साथ. जब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके सारों को अच्छे से लर्न कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.